All right, so in previous lectures we have discussed two methods. Till previous lecture we have discussed two methods of linear correlation. बारी बारी इन दोनों मेथड को अभी हम पहले क्विकली रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आज का नया टॉपिक जो है वो आपके लिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. सो दिस इज वेयर फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड लेक्चर नंबर 1. मैंने आपको पूरा सिलेबस समझाया था. लीनियर कोरिलेशन के बारे में हम लोग समझे. उसकी शुरुआत हमने करी थी वेरिएबल से. वेरिएबल का मीनिंग हम लोग समझे थे. वेरिएबल का मीनिंग समझने के बाद मैंने उसकी डेफिनेशन आपको बताई थी कि वेरिएबल किस किस तरह से डिनोट हो सकते हैं, एक्स वाई जेड ईबीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद हम लोग कोरिलेशन क्या है उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझे थे. कोरिलेशन के टाइप समझे थे. कोरिलेशन के टाइप हमें पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव. उसका मैंने एक एक एग्जांपल आपको दिया था. बेसिकली इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम लोग 4 मेथड पढ़ने वाले हैं. स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन्स मेथड, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन एंड इंट्रा क्लास कोरिलेशन. इसमें से मेथड 1 एंड 2 अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज मैं मेथड 3 कराने वाला हूँ, पर अभी मैं 1 और 2 का भी रिवीजन कर देता हूँ, क्विक रिवीजन, ताकि अगर कुछ स्टूडेंट ने वीडियो आगे का मिस कर दिया है तो वो लोग भी इसको देख सके और समझ सके. सो पहली मेथड हम लोग पढ़े स्कैटर डायग्राम. दोस्तों स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल मेथड है. ग्राफिकल मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत ही कम मैथमेटिकल नॉलेज की जरूरत है. कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है और बड़े से बड़ा कैलकुलेशन आप एक छोटे पेपर पे दिखा सकते हो. मैंने आईपीएल मैच का एग्जांपल दिया था कि पूरी मैच अगर आपने नहीं देखी है पर 18 ओवर तक का ग्राफ आपने देख लिया तो पता चलेगा कौन सी ओवर में ज्यादा रन आते हैं. फिर मैंने ये समझाया था कि एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने हैं, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल लेने हैं. पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद आपको उसकी पैटर्न देखनी है और पैटर्न देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों के बीच में किस तरीके का कोरिलेशन है. कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए थे, इसको मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट. उसके बाद हम लोग बेसिकली 5 टाइप के कोरिलेशन जो मेनली इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं उसके बारे में स्टडी किया था. ये 5 पार्ट शॉर्ट में मैंने डिस्कस करने के लिए आपको ये याद रखने के लिए कहा था कि अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो सभी पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और स्ट्रेट लाइन में होंगे. अगर पार्शियल पॉजिटिव है तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है पर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे. परफेक्ट नेगेटिव है तो सभी पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और स्ट्रेट लाइन में होंगे. पार्शियल नेगेटिव है तो ज्यादातर पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे पर स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे. एंड स्कैटर डायग्राम मतलब देयर इज नो कोरिलेशन. इतना आपको याद रखना था. एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रीटी सिंपल. डिसएडवांटेज ये था दोस्तों ग्राफिकल मेथड का कि मेथड अच्छी है. आप कहोगे कि सर इतनी अच्छी मेथड है तो आगे की मेथड पढ़ने की जरूरत क्यों है. मेथड अच्छी है पर इस मेथड का यूज करके हम लोग 2 वेरिएबल के बीच में कौन सा कोरिलेशन है वो बता सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या है वो नहीं बता सकते. मतलब आई कैन से दैट कि एक्स और वाई के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है. अगर आप मुझे पूछोगे कि सर वो कोरिलेशन की वैल्यू क्या है, आपको याद हो तो 11th और 12th में आप लोग स्मॉल आर पढ़ चुके हैं. स्मॉल आर उसका आंसर आता था -1 से 1 के बीच में. तो वो स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो आप इससे नहीं निकाल सकते. उसके लिए हमें एक और मेथड पढ़नी पड़ेगी. सो दिस वाज लेक्चर 2. लेक्चर 2 में हम लोग कोरिलेशन की प्रॉपर्टी पढ़े. जो वीडियो आपने यूट्यूब पे अभी देखना है, जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे अपलोड हो गया है. कुछ इलस्ट्रेशंस किए थे, सेल्फ असेसमेंट. तो लेक्चर 2 अब मैं रिवाइज करा रहा हूँ. लेक्चर 2 में हम लोग ये आर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े. कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है स्मॉल आर. मैंने जैसे कहा वैसे स्मॉल आर की वैल्यू ऑलवेज -1 से +1 के बीच में होगी. ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ये पूरा पीपीटीवी में आपके साथ शेयर करूंगा, इसको संभाल कर रखना. ये आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं दिया है. आप ये अगर टेबल टेक्स्ट बुक में ढूंढोगे तो वो कहीं नहीं है. -1 से 1 के बीच में आर की वैल्यू आती है पर उसका मीनिंग क्या है वो मीनिंग मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर -0.75 आंसर आता है, -0.25 या उसके बीच में, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, यहाँ पे इंटरमीडिएट मतलब वीक या तो मीडियम, यहाँ पे वीक कोरिलेशन और यहाँ पे वापस इंटरमीडिएट. -1 से 1 की उसकी रेंज है. वो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े. ये उसका मीनिंग दिया हुआ है. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस once the lecture gets over. लेक्चर के बाद एक बार देख लेना.
ये मेथड नंबर 2 है, पर लास्ट लेक्चर की मेथड 1 थी इसलिए मैंने मेथड 1 लिखा है, क्योंकि सम्स इसी मेथड में आते हैं, स्कैटर डायग्राम में तो कोई सम आते नहीं। तो एज फार एज योर सम्स आर कंसर्न, दिस इज मेथड 1, कार्ल पियर्सन्स मेथड। अब दोस्तों ये जो कार्ल पियर्सन्स मेथड है उसमें दो तरीके के फॉर्मूलास आएंगे। नंबर 1, अगर आपके मीन की वैल्यू डेसिमल में है, या तो आपके मीन की वैल्यू डेसिमल में नहीं है। अब डेसिमल मतलब पॉइंट में, એટલે તમારે શું કરવાનું, પહેલા કોઈ પણ સમ આવે તો x બાર અને y બાર ની વેલ્યુ શોધી નાખવાની। જો x બાર ને y બાર ની વેલ્યુ पॉइंट में आवे तो आ फॉर्मूला यूज करवानो। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो सब लोग, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन अंडर रूट x माइनस x बार स्क्वायर इंटू y माइनस y बार स्क्वायर। आपको पता है x बार और y बार वो आपका मीन है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो। अगर आपकी वैल्यू डेसिमल में आती है, ये मैंने उसका एग्जांपल दिया है, सिंपल एग्जांपल है, लास्ट लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके इसलिए मैं वापस नहीं करा रहा हूं। अगर x बार और y बार की वैल्यू डेसिमल में आती है तो आप लोग यूवी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है, r इज इक्वल टू n सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू सिग्मा v अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इनटू n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए। ये आपका टेक्स्ट बुक का एग्जांपल मैंने लिया है ताकि आप फैमिलियर हो जाओ टेक्स्ट बुक से भी। टेक्स्ट बुक मतलब रेफरेंस बुक, जो आपकी बीएस शाह की बुक है वो। सो नीचे आप देखोगे तो x बार और y बार की वैल्यू फाइंड करी है, वो डेसिमल में आई इसलिए उसको a और b में कन्वर्ट किया और बाद में हमने पूरा सम यहाँ पे सॉल्व किया। ये सॉल्व किया हुआ सम भी आपके सामने है। ये देखो यहाँ पे x बार की वैल्यू डेसिमल में है, y बार भी डेसिमल में है। तो मैंने समझाया था कि डेसिमल के बाद नंबर जो है वो 5 से कम है तो आप इसको पूरा राउंड ऑफ कर दोगे, 31.1 है उसको 31 कर दोगे। और अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 से बड़ी है तो आप ये नंबर में एक ऐड कर दोगे। मतलब देखो यार 31.1 था तो मैंने 31 लिख दिया, यार 25.7 था तो मैंने 26 लिख दिया। और ये पूरा टेबल आप ड्रॉ करोगे तो सभी वैल्यूज यहाँ मिल जाएगी। नीचे सबका सिग्मा फाइंड किया हुआ है ना। इट इज प्रीटी इजी, आप लोग आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो और एक बार प्रीवियस लेक्चर रेफर कर लेना। सो मूविंग अहेड, ये मैंने दो सम प्रैक्टिस के लिए दिए थे, आप ये भी नोट कर लेना बाद में। ये प्रैक्टिस के लिए लास्ट लेक्चर में हमने क्लास में ही सॉल्व किए थे और आज भी ऐसे कुछ सम्स मैं आपको देने वाला हूँ जो आपको मेरे सामने ही करने हैं और उसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो दीज आर द कॉन्टेक्ट डिटेल्स। आपको अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप ये कॉन्टेक्ट डिटेल पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दिस इज लेक्चर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेथड नंबर ऐसे मेथड 3 है, पर एज फार एज सम्स आर कंसर्न मेथड 2, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब दोस्तों पहले तो इस मेथड के टाइटल के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि रैंक कोरिलेशन क्या है। आई थिंक ये मेथड भी आप लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, पर कुछ अलग तरीके से पढ़े थे, यहाँ पे एक नए तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि रैंक कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है और रैंक कहाँ पे यूज होता है। तो देखो दोस्तों, डेटा जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। ध्यान से सुनना, डेटा दो तरीके का होता है, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, कि जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आती है, जैसे कि आपके मार्क्स मैथ्स में 50 आए, साइंस में 60 आए, या अकाउंटेंसी में 50 आए, इकोनॉमिक्स में 40 आए, तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज जो है उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। और क्वालिटी मतलब क्या, कि समझो कि आप किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जज हो और आपको देखना है कि रैंप वॉक जो मॉडल्स रैंप वॉक कर रहे हैं उसमें किसका रैंक 1 है, 2 है और 3 है। तो आप क्या करोगे, उसको रैंक दोगे। आप कभी भी ऐसा नहीं कहोगे कि ये एक्स मॉडल जो है वो वाई से 30 ब्यूटीफुल है या 40 ब्यूटीफुल, आप ऐसा कभी नहीं कहोगे। अगर मुझे दुनिया के सभी देश की पॉवर्टी को मेजर करना है तो मैं ये नहीं कह सकता कि अमेरिका इज 50 लेस पुअर देन कनाडा, नहीं, मैं उसको रैंक दे सकता हूँ कि सबसे ज्यादा पुअर कंट्री ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो इसको हम क्वालिटी कहते हैं। ऐसी जो भी क्वांटिटी है, जिसको ऐसी जो भी चीजें है, ऐसी जो भी फिनोमिना है जिसको हम न्यूमेरिक वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो क्वालिटेटिव डेटा है। और ऐसा जब भी क्वालिटेटिव डेटा आपके पास आएगा दोस्तों, तो आप उसको रैंक दे सकते हो, आप उसको वैल्यू नहीं दे सकते। उस वक्त हम लोग रैंक कोरिलेशन का यूज करें।
જેમ કે તમને યાદ હોય તો તમારા રિपोર્ટ કાર્ડમાં परसेंटेज પછી નીચે રેન્ક લખેલો છે કે क्लास में इसका फर्स्ट रैंक, इसका सेकंड रैंक, इसका थर्ड रैंक, तो वो क्वालिटेटिव डेटा हो गया। आपके परसेंटेज मार्क्स जो है उसके ऊपर से उन्होंने क्वालिटी निकाली कि सबसे होशियार कौन क्लास में, उसके बाद किसका नंबर, और जिसका लास्ट नंबर है वो क्लास में सबसे कम होशियार है, ऐसा हम मान लेते हैं। सो बेसिकली इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसको मैं वापिस रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, पर ये थोड़ी मेथड के कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे वो हम पढ़ते हैं। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी दो वैल्यूज दी हुई हो एक्स और वाई की, उसको आपको रैंक देना है। अब दोस्तों रैंक आप दो तरीके से दे सकते हो। देखो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कभी अपने एक्टिवा या गाड़ी सर्विस में दी हुई हो, तो जब गाड़ी सर्विस होकर वापिस आती है तो आपको टेलीकॉलर एक फोन करता है कंपनी में से कि सर आपकी गाड़ी घर पे आ गई है, आपने सर्विस के लिए भेजी थी, तो सर आप हमारी सर्विस से संतुष्ट हो या नहीं, उसके लिए आप रैंकिंग दो 1 to 5। तो आप उसको पूछते हो कि भाई 1 हाईएस्ट है या 5 हाईएस्ट, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं स्कूल में तो रैंक 1 हाईएस्ट होता है, पर जब हम एसी खरीदने जाते हैं तो कौन सा एसी लेते हैं, 5 स्टार एसी। अब 1 स्टार एसी लेते हैं हम, नहीं लेते। जब फ्रीज खरीदने जाते हैं तो कौन सा फ्रीज लेते हैं हम, 5 स्टार फ्रीज लेते हैं जिसके ऊपर 5 स्टार हो। कभी हम 1 स्टार फ्रीज लेते हैं, नहीं लेते। तो कभी कभी 1 जो है वो हाईएस्ट होता है और कभी कभी 5 जो है वो हाईएस्ट होता है। तो आप रैंकिंग दोनों तरीके से दे सकते हो। आप चाहो तो 10 to 1 भी रैंकिंग दे सकते हो अगर आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, और अगर आप चाहो तो 1 to 10 भी दे सकते हो। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि 1 जो है वो हाईएस्ट है या 10 जो है वो हाईएस्ट है। आप दोनों तरीके से रैंक दे सकते हो। तो आपको सबसे पहले जो भी डेटा है उसमें आपको रैंक देना है। रैंक देने के बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या इसमें कहीं भी टाई हो रही है। मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि क्लास में 60% वाले 2 बच्चे हैं, तो पहले स्टूडेंट का भी रैंक 10 है, दूसरे स्टूडेंट का भी रैंक 10 है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, दोनों को 10 रैंक दे देते हैं और 11 रैंक एलिमिनेट कर देते हैं। फिर किसी स्टूडेंट का अगर 59% है तो उसको ऑटोमेटिक कौन सा रैंक मिलता है, नंबर 12। 11 नंबर का रैंक हम किसी को नहीं देते। तो यही सिंपल फिनोमिना आपको इसमें भी याद रखना है। आपको दो तरीके के सम मिलेंगे, एक जिसमें डेटा में रिपीटेशन होगा और दूसरा जिसमें डेटा में रिपीटेशन नहीं होगा। हम बारी बारी दोनों को समझते हैं। यस, ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं, और अगर आपके पास नोट और पेन है तो फटाफट इसको लिख भी लो आप लोग। इफ देयर इज अ टाई तो आप लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे, सॉरी इफ देयर इज नो टाई तो आप लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे, एंड इफ देयर इज टाई तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे। ये सेकंड फॉर्मूला जो है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1 minus 6 sigma di square upon n into n square minus 1। और अगर टाई हो रही है तो आप लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज करोगे 1 minus 6, और ये जो मैंने ब्रैकेट की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं, आप ध्यान रखना ये 1 माइनस है। ये अगर लाइन आपने बड़ी खींच ली तो इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ भी देखो ये 1 माइनस है, मतलब 1 जो भी आंसर इसका आएगा उसको 1 में से माइनस करना है। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा, वो भी याद रखना कि इस पूरे चैप्टर में सभी सम के आंसर -1 से 1 के बीच में आने चाहिए। उससे बड़ा या उससे छोटा आंसर गलती से भी नहीं आना चाहिए। जब हम सम करेंगे तो डी क्या है, एन क्या है और एम क्या है, ये तीन चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। रिटर्न द फॉर्मूला, तीर्थ, अवनीत, ध्रुविल, थम्स अप करो अगर फॉर्मूला लिख दिया तो। गुड। आगे बढ़ते हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक का सम मैंने दिया है, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड है, इसलिए इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं जाया करते। सीधा मैं आपको टेक्स्ट बुक में से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों आपको दो जजेस के रैंक दिए हुए हैं, रैंक गिवन बाय फर्स्ट जज और रैंक गिवन बाय सेकंड जज। आपको सीधा RX और RY की वैल्यू दे रखी है। क्योंकि सिंपल मेथड है इसलिए मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बार आपके पास रैंक आ जाए तो आपको क्या करना है, रैंक आने के बाद ये दो कॉलम बनाने हैं, डी और डी स्क्वायर। डी मतलब डिफरेंस और डी स्क्वायर मतलब डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस आप कोई भी ले सकते हो,
ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर 3 माइनस 6 करना है या 6 माइनस 3 करना है, कोई भी करो क्योंकि लास्ट में तो उसका स्क्वायर ही होने वाला है। अब कोई स्टूडेंटे 3 माइनस 6 કર્યું તો -3 આવ્યું, એનો આન્સર 9 આવી ગયો। કોઈએ 6 માइनस 3 કર્યું, એનો આન્સર 3 આવ્યો, તો સ્ક્वायर तो 9 જ આવવાનો है। तो आपने यहाँ पे कुछ किसी में से भी क्या भी सब्ट्रैक्ट किया, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। लास्ट में आपको इसका सिग्मा फाइंड कर देना है। अब देखो यहाँ पे क्या कोई रिपीटेशन है? कोई रिपीटेशन नहीं है, इसलिए हम लोग पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या था? r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। 6 को मैंने एज इट इज रख दिया। सिग्मा डी स्क्वायर मतलब ये डी स्क्वायर का टोटल जो है वो 214, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 मतलब 10 इंटू 100 माइनस 1, और नीचे उसका आंसर आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अगर जो भी स्टूडेंट्स के कुछ क्वेरीज है इन सम में, तो लास्ट में मैं आपको 10 मिनट में डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। आप तब इसको मुझे पूछ सकते हो। चलो, इस सम में कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्जाम्पल रखा है। उससे पहले मुझे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करना है। यस दिस, ये एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा है। फॉलोइंग रिफर्स टू मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। इसका रैंक कोरिलेशन एक्सप्लेन करना है, रैंक कोरिलेशन समझना है हमें। तो सबसे पहले तो मैथ्स और साइंस के कुछ मार्क्स आपको दिए हैं यहाँ पे। हम क्या करेंगे, इस मार्क को एक्स और वाई के फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। ये सब आपको ध्यान से देखना है बहुत ही, क्योंकि इसके बाद मैं आपको सम सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ। ये मेरे एक अच्छे मित्र है, उन्होंने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया है। मार्क्स इन मैथ्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, मार्क्स इन वाई, मार्क्स इन साइंस मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब आपको देखना है, उसके बाद मैंने आर एक्स और आर वाई का कॉलम बनाया हुआ है। अब ये आर एक्स और आर वाई क्या है? आर एक्स एंड आर वाई मतलब रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई। सबसे पहले आप इसमें देखोगे कि सबसे हाईएस्ट मार्क कौन से है। चेक करो, सबसे हाईएस्ट मार्क कौन से है? 42। तो देखो 42 के सामने मैंने रैंक 1 दे दिया। 42 के बाद कौन से सेकंड हाईएस्ट मार्क है? 32। तो देखो 32 के सामने रैंक 2 दे दिया। ओके, 32 के बाद कौन से मार्क हाईएस्ट है? 31। तो देखो 31 को थर्ड रैंक दे दिया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, 31 के बाद जो फोर्थ हाईएस्ट मार्क है उसमें टाई हो रही है। अब कौन से फोर्थ हाईएस्ट मार्क है? 29 एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार। मैंने रेड फॉन्ट किया है ताकि आपको पता चले। 29 पे टाई हो रही है। अब ये ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ मैं एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। रैंक 1 2 3, आप ऊपर यहाँ पे ध्यान देना, मैंने ग्रीन जो फॉन्ट बनाया उसमें रैंक 1 2 एंड 3 जो है उसमें कोई टाई नहीं है। इसको वी वर सपोज टू गिवन रैंक 4 5 एंड 6। क्योंकि यहाँ पे टाई हो रही है, तो जिस वक्त भी किसी भी नंबर पे टाई हो रही हो तो आपको क्या करना है? उसका मीन लेना है। मतलब 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 3। 4 + 5 + 6 कितना होगा? 15। 15 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? 5। तो ये तीनों नंबर को देखो मैंने 5 रैंक दे दिया। समझ में आया मैंने क्या कहा? कोई भी दो नंबर के बीच में, तीन नंबर के बीच में टाई हो रही हो, अगर दो नंबर के बीच में टाई होती तो मैं अगर 4 और 5 के बीच में टाई होती तो मैं करता 4 + 5 डिवाइड बाय 2। अगर 4 5 और 6 रैंक में टाई है तो मैं करूंगा 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 3। और ध्यान क्या रखना है कि अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसको ना ही 4th रैंक मिलेगा, ना ही 5th मिलेगा, ना ही 6th मिलेगा। उसको सीधा रैंक कौन सा मिलेगा? 7। आप यहाँ पे चेक करो, 27 को कौन सा रैंक मिल गया? सीधा 7। तो जो जो नंबर में टाई हो रही हो वो नंबर आप एलिमिनेट करोगे और उसके बाद वाला रैंक आप अलॉट कर दोगे। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से मैंने आर ऑफ एक्स मतलब एक्स का रैंक दे दिया। अब वाई की बात करते हैं, एक बार मैं वाई भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो वाई में देखो, साइंस के मार्क में देखो हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट मार्क कहाँ पे है? ये रहे 38। उसको मैंने रैंक 1 दे दिया। बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान देना। उसके बाद रैंक 2 कहाँ पे? 35। देखो 35 को रैंक 2 दे दिया। उसके बाद
30 उसको देखो रैंक 3 दे दिया यहाँ पे मैंने। उसके बाद 27 उसको रैंक 4 दे दिया। अब 25 पे टाई हो रही है। अब देखो 25 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। उसको कौन सा रैंक मिलना चाहिए था, रैंक 5 और 6 मिलना चाहिए था। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 + 6 डिवाइड बाई 2। 5 + 6 कितना होता है 11, 11 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 5.5। तो ये दोनों नंबर को मैंने रैंक कौन सा दे दिया 5.5। अब 5 भी कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया, नेक्स्ट नंबर को कौन सा रैंक मिल गया 7। समझ में आया। और फिर आगे जैसे जैसे रैंक आते हैं 8, 9 एंड 10 वैसे वैसे आप देते जाओगे। उसके बाद तो सिंपल है, डी फाइंड करना है, डी स्क्वायर फाइंड करना है और नीचे उसका सिग्मा फाइंड करना है। डी और डी स्क्वायर आपको पता चल गया, आर एक्स माइनस आर वाई करना है। 8 - 7, 7 - 5.5, 5 - 4। आप वैसे करते जाओगे और आगे उसका आंसर आपको मिलते जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आप उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करो। अब बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान देना। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और मैं शॉर्ट मेथड में सिखा रहा हूं, उतने में समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा। ये मेरी शॉर्टकट मेथड है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं दी हुई है। सबसे पहले आपको इस तरीके से बॉक्सेस बनाने हैं। बॉक्स कैसे बनाने हैं आपको, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप मैं जैसे कहूं वैसे करते जाना। एक्स की जहां तक बात करो तो उसमें 29 रिपीट हो रहा था, तो आप पहला एक बॉक्स बनाओ, उसके अंदर 29 लिखो। कितनी बार 29 रिपीट हो रहा था, 3 बार। तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाओ और उसके अंदर 3 बार 29 लिखो। एक बॉक्स बनाओ, एम्प्टी बॉक्स, उसके अंदर 3 बार 29 लिखो। 29, 29, 29। ओके, एक्स में और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बॉक्स बनाना है। ये आपका रफ वर्क है, ध्यान देना। चलिए अब वाई में देखते हैं। वाई में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा था 25। कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 बार। तो आप एक और बॉक्स बनाओ और उसमें 25 नंबर जो है वो 2 बार लिखो। एक और बॉक्स बनाओ छोटा सा और उसमें लिखो 25, 25। या तो ऐसा सर्कल बनाओ और उसमें लिखो 25, 25। लिख दिया आपने। ओके, अब आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ध्यान से सुनना। ये हमारा फॉर्मूला है, R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। यहां तक कॉमन है, प्लस आपने जितने बॉक्स बनाए हैं उतनी बार ये वाली टर्म को ऐड करना है। आपने कितने बॉक्स बनाए, 2 बॉक्स बनाए। तो ये जो टर्म है m × m² - 1/12 उसको 2 बार लिखना है आपको। देखो यहां मैंने 2 बार लिखा है, अपॉन n × n² - 1। समझो अगर मेरे पास 3 नंबर ऐसे होते जो रिपीट हो रहे हैं, 29 भी रिपीट हो रहा होता, 25 भी रिपीट हो रहा होता और एक तीसरा नंबर भी होता, तो मैं ये वाली टर्म कितनी बार लिखता, 3 बार। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और इसके बाद एक और 3 टाइम। जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है आपको उतनी बार ये टर्म लिखनी है। क्लियर है इतना। चलो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेप, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आपको टेबल में से मिल जाएगी। अब ये m की वैल्यू कैसे निकालनी है, m की वैल्यू कैसे निकालनी है, ध्यान से देखना। अब आपने जो बॉक्स बनाए हैं उसके अंदर आपको देखना है, उसके अंदर हाईएस्ट रिपीटेशन कितनी बार है। 29 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। 25 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो उन दोनों में से हाईएस्ट रिपीटेशन किसका है, 29 का। कितनी बार, 3 बार। तो m की वैल्यू हो जाएगी 3। इतना सिंपल लॉजिक आपको याद रखना है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जितने नंबर रिपीट हो रहे थे उतने हमने बॉक्स बनाए। उस बॉक्स के अंदर वो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा था वो हमने लिखा। जैसे फर्स्ट बॉक्स में 29 को 3 बार लिखा, दूसरे बॉक्स में 25 को 2 बार लिखा। अब आपको बॉक्स के अंदर देखना है कि हाईएस्ट रिपीटेशन कौन से नंबर का है और कितनी बार है। तो हमें पता चला कि हाईएस्ट रिपीटेशन 29 नंबर का है, वो कितनी बार है, 3 बार। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जहां जहां पे m है वहां पे आपको 3 लिख देना है। इज इट क्लियर। और जैसे ही आप वो 3 लिखते जाओगे वैसे यू विल हैव द फाइनल आंसर। और ये पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे देखो, ये दूसरा एक सम है। मैं इसमें आपको एक छोटा सा चेंज जो है वो बता दूं। यहाँ पे देखो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। 60 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 35 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 30 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। टोटल रिपीटेशन कितनी बार है, 3 बार।
तो मैंने देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे 3 बार अप्लाई किया है, आप देख सकते हो, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। सभी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार। तो मैंने m की वैल्यू देखो क्या रख दी है, 2 रख दी हुई। समझ में आ रहा है? यस, प्रीवियस स्लाइड में m की वैल्यू हर एक जगह, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, पर आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक जगह m की जगह 3 लिखना है, यू विल हैव योर फाइनल आंसर। जैसे ये सम मैंने किया है वैसे ही बिल्कुल आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये एक बार आप सम सॉल्व करोगे तो इसके जो भी डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। और इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे रहा हूँ, ये मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल आप प्लीज नोट कर दीजिएगा, ताकि कुछ भी क्वेरीज हो तो वो सीधी मुझ तक पहुंच सके। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर आपके लिए मैंने कोई सम यहाँ पे अलग किए हो। तो हम लोग एक काम करते हैं, आप सबके पास नोट एंड पेन होगी, आप लोग ये क्वेश्चन सिर्फ कॉपी कर लो एक बार। यस, यू कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन क्विकली, जल्दी से आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। हम यही सम, लास्ट के 8 मिनट है मेरे पास, हम यही सम एक बार करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। 7 मार्क का सम आने वाला है दोस्तों, तो मेक श्योर कि आप इसमें कोई भी डाउट ना छोड़ो। और मैं आपको अनम्यूट भी कर रहा हूं अभी 2 मिनट में, ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सको। कंप्लीटेड द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना शुरू करना है, मैं एक बार आपको टेबल बता देता हूं। पहले एक्स वाई का कॉलम बनाओ, उसके बाद आर एक्स और आर वाई का कॉलम बनाओ, उसके बाद डी और उसके बाद डी स्क्वायर। ये मैं हाइड कर रहा हूं, आपको खुद से करना है। एक बार अगर आपको ये ऊपर का टाइटल लिखना है तो लिख लो, एक्स वाई, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई, डी एंड डी स्क्वायर। एक्स वाई, आर एक्स, आर वाई, डी एंड डी स्क्वायर। चलो सब लोग इसको सॉल्व करना शुरू करो। मैं ये स्लाइड शेयर अभी आपके लिए बंद कर रहा हूं, ताकि मैं सबको देख सकूं। मैंने आपको अनम्यूट भी किया, अगर किसी का कोई डाउट हो तो यू कैन रेज योर हैंड 1 बाय 1 और पूछ सकते हो मुझे। सबके कैमरा जरा ऑन रखना। सर क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन देखना है। हम्म। ये देखो, एक्स वाई, आर एक्स, आर वाई, डी एंड डी स्क्वायर। वंस यू कंप्लीट द क्वेश्चन प्लीज मुझे जरा अनम्यूट करके बता देना, ताकि मैं इसको बंद कर दूं, वरना सब लोग देख के लिखेंगे। नहीं, हो गया। थैंक यू। ठीक है, नंदिनी आंसर आ रहा है बेटा। वृषा, आयुषी थम्स अप कर देना जरा। मोनिका सॉल्व कर सकते हो। दृष्टि, खुशी, प्राची, साक्षी, वेरी गुड। थम्स अप करते रहना अगर आपका सम हो रहा है, मैं सबको 1 बाय 1 पूछ रहा हूँ। यस, अपने अपने कैमराज ऑन रखना। ऋषिका, हेतवी, विधि, राजवी शाह, विधि पटेल, अंजलि शेखावत, देवांशी, जानवी, हेली, काजल पटेल, आंचल, अपना अपना कैमरा ऑन कर देना बेटा प्लीज। यस, क्रीना, हेली, क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको? ओके। सोहम, राजू, आदित्य, ओके। जो कोई भी स्टेप में अगर आप लोग अटक जाते हो तो प्लीज मुझे बताओ, ताकि मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन करूं। मेरे पास लास्ट के 5 मिनट है अभी। सर क्वेश्चन एक बार और दिखाओ ना। यस, ये एक्स और वाई जो है वो आपका क्वेश्चन है। कंप्लीट। थैंक यू सर। यस सर।
चलो टेबल कंप्लीट हो गया दोस्तों, आपका टेबल कंप्लीट हो गया। रैंक दे दिया, उसके बाद डिफरेंस फाइंड करो और उसके बाद डी स्क्वायर फाइंड करो। जैसे ही डी स्क्वायर मिल जाता है नीचे फटाफट से उसका सिग्मा फाइंड कर दो कैलकुलेटर से। सर एक बार क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन भी आपके सामने है और रैंक जो मैंने दी है वो भी आपके सामने है। उसका डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे दिया है, डी स्क्वायर भी दिया है, एक बार आप चेक कर सकते हो। और ये हैबिट रखो, जो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं मैंने यहाँ पे रेड फॉन्ट की है, आप उसके ऊपर कुछ बॉक्स या कुछ सर्कल या ऐसा करो ताकि लास्ट में आपको पता चले। चलो आ रहा है बेटा आंसर सबका? मैंने स्क्रीन पे दिखाया वैसे आ रहा है आंसर? मुझे जरा थम्स अप करके बताओ आंसर आ रहा है? यहाँ तक सिग्मा डी स्क्वायर तक आ रहा है। चलो अब फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है? मैं दूसरा पेज आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। चलो क्लियर है आपका फॉर्मूला? क्योंकि नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लिखो, r इज इक्वल टू 1 माइनस ए, सेकेंड स्टेप जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 प्लस m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। n तो आपको पता है जितने ऑब्जर्वेशन है वो n की वैल्यू है। m की वैल्यू मैंने आपको बताई, सबसे ज्यादा बार जो रिपीटेशन हो रहा है वो आपकी m की वैल्यू है। 29 3 बार रिपीट हो रहा है, 25 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हाईएस्ट रिपीटेशन 3 बार है, इसलिए m की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो जहां जहां पे ब्रैकेट में m है वहां पे आपको 3 लिखना है। m स्क्वायर जो है वो 3 स्क्वायर है, मतलब 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8। अब आप खुद इसको सॉल्व करो ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। और इसके जैसा एक और सम भी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। और प्लीज मैं सबको वापस एक बार याद करा रहा हूँ कि लेक्चर 1 और 2 का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गया है, प्लीज उसको देख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब आओ, वंस दिस चैप्टर गेट ओवर, तो जैसे आप लोग स्कूल में या कोचिंग क्लास में करते थे वैसे मैं चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेने वाला हूँ आपकी। हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा और चैप्टर वाइज असेसमेंट होगा। और हमारा टारगेट है कि आने वाले 10 या 12 दिनों में अब नई पेपर स्टाइल की, अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्टाइल, अगर आप 4 में से 2 यूनिट भी करते हो तो आप पूरा 70 मार्क का पेपर लिख सकते हो। तो हमारा गोल यही है कि आने वाले 10 या 15 दिनों में आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाए, एटलीस्ट 2 यूनिट खत्म हो जाए तो आप 70 मार्क का पूरा पेपर लिख सकते हो। और मेरे लेक्चर अटेंड करने वाले सभी स्टूडेंट के मुझे 60 अप मार्क्स चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, फॉर श्योर। सेकेंड स्टेप हो रहा है बेटा, मैंने जो फॉर्मूला बताया r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। कोई कंफ्यूजन है उसमें किसी को? आंसर શું આવે છે? सर हो गया। कोई कंफ्यूजन है किसी को? तीशा मेहता, आंसर आ रहा है बेटा? तीशा, यस अजय, तेजस, आंसर आ रहा है? आंसर एक बार टैली कर दो ना। सॉरी, ये आपको आंसर एक बार टैली कर दो ना। आंसर ये रहा, चेक करो 0.8546 ओके सर। डन। सो दिस वाज इट स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और मैंने कोशिश करी कि इस लेक्चर को हो सके उतना फ्री फ्लोइंग रखूं, स्मूथ रखूं। लास्ट के 30 सेकेंड्स है, 1 बाय 1 आप लोग ग्रुप लीव कर सकते हो। और एक बार वापस रिमाइंड करा रहा हूँ, लेक्चर जैसे ही खत्म हो वैसे यूट्यूब चैनल पे जाओ और आगे के दोनों लेक्चर को रिवाइज करो। थैंक यू सो मच, यू कैन लीव 1 बाय 1। बाय सर। बाय बेटा।